आज की चर्चा का विषय है पृथ्वी, हमारा घर। हम सब यहाँ रहते हैं, पर कभी सोचा है कि स्कूल में सीखी हुई जो बेसिक बातें हैं, जैसे पृथ्वी गोल है या दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, इनके पीछे कितनी गहरी और हैरान करने वाली सच्चाई छिपी हुई है? एग्जैक्टली ये वो बातें हैं जो हम सबको पता है, लेकिन हम इनके मतलब पर शायद ही कभी गौर करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे हाथ लगी है कक्षा 6 की भूगोल की एक किताब, एकदम सीधी साधी बेसिक जानकारी। लेकिन हमारा इरादा इसे सिर्फ दोहराना नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि इन सरल तथ्यों की परतों के नीचे क्या छिपा है। ये सिर्फ स्कूल का सबक नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की एक की है। तो चलिए आज इस विषय में गहरी डुबकी लगाते हैं। ये एक शानदार आइडिया है, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे राज सबसे सरल जगहों पर ही छिपे होते हैं। पृथ्वी का आकार, महाद्वीपों का बंटवारा, महासागरों का फैलाव, ये सिर्फ ज्योग्राफी के फैक्ट्स नहीं है। ये वो फिजिकल लॉज और सिस्टम्स हैं जिन्होंने तय किया है कि मानव सभ्यता का इतिहास कैसा होगा और हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। आज हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पृथ्वी की पहचान से। सौरमंडल में पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, सूर्य से दूरी में तीसरा और साइज में 5वां सबसे बड़ा। इसे नीला ग्रह और हरा ग्रह भी कहते हैं। पानी, हवा और जीवन का जो कॉम्बिनेशन है वो इसे बाकियों से अलग बनाता है। ये तो हुई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। सही कहा, लेकिन अनोखा शब्द यहाँ बहुत छोटा पड़ जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। सूर्य से न बहुत ज्यादा दूर न बहुत ज्यादा पास, बिल्कुल सही जगह पर जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। अच्छा। और ये जो 3 चीजें आपने गिनाई, पानी, हवा और जीवन, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि तीनों मौजूद हैं। असल में ये एक दूसरे को बनाती हैं। मतलब ये कि पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ पानी और हवा है। लेकिन मजे की बात यह है कि पृथ्वी पर हवा में जो 21% ऑक्सीजन है, वो भी शुरुआती जीवन जैसे साइनोबैक्टीरिया की ही देन है। उन्होंने करोड़ों साल तक फोटोसिंथेसिस करके एटमॉस्फेयर को बदला। अरे वाह! तो जीवन ने अपने रहने के लिए माहौल खुद तैयार किया। ये एक दूसरे से इतना गुंथा हुआ सिस्टम है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बहुत ही नाजुक और दुर्लभ संतुलन है। कमाल है। मतलब पृथ्वी एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह है। अच्छा, अब उस एक तथ्य पर आते हैं जिसने मुझे हमेशा फैसिनेट किया है, पृथ्वी का असली आकार। हम सब एक ग्लोब या गेंद की तरह गोल पृथ्वी सोचते हैं, लेकिन सोर्स कहता है कि ये सच नहीं है। हाँ, और ये छोटा सा करेक्शन हमारी पृथ्वी की फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी आम समझ एक परफेक्ट गोले की है, लेकिन हकीकत में पृथ्वी एक संतरे की तरह है, जो ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा हुआ है और बीच से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। सोर्स में इसका एक खास नाम भी दिया गया है, भू आकृति या जियोइड। और जियोइड शब्द ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इसका लिटरल मतलब है पृथ्वी के आकार जैसा। सोचिए, हमारे ग्रह का शेप इतना यूनिक है कि उसे डिस्क्राइब करने के लिए वैज्ञानिकों को एक नया शब्द बनाना पड़ा। हम ये नहीं कहते कि ये स्फेरिकल है या ओवल है, हम कहते हैं कि ये जियोइड है, यानी अपने जैसा ही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ग्रेविटी हर चीज को केंद्र की ओर खींचकर एक परफेक्ट गोला बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये उभार और चपटापन आया कहां से? मैं तो सोचता था कि ग्रेविटी ही सबसे ताकतवर फोर्स है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ग्रेविटी बेशक सबसे डोमिनेंट फोर्स है, लेकिन एक और खिलाड़ी मैदान में है, पृथ्वी का घूमना, यानी उसकी रोटेशन। घूमना? हाँ, जब कोई चीज तेजी से घूमती है तो केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये वही फोर्स है जो आपको गोल घूमने वाले झूले पर बाहर की ओर फेंकता है। तो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो ग्रह के आकार को ही बदल देती है। एग्जैक्टली। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। इस लगातार घूमने की वजह से इसका बीच का हिस्सा बाहर की ओर खिंच गया है और ध्रुव थोड़े दब गए हैं। अच्छा। और इसकी तुलना अगर हम सौरमंडल के दूसरे ग्रहों से करें तो बात और साफ हो जाती है। जैसे बृहस्पति, जो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, वो अपनी धुरी पर सिर्फ 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। सिर्फ 10 घंटे में? हाँ, इतनी तेज रफ्तार की वजह से वो इतना ज्यादा चपटा है कि अच्छी दूरबीन से देखने पर भी उसका उभार साफ नजर आता है। पृथ्वी का उभार उतना ज्यादा नहीं है, पर प्रिंसिपल वही काम कर रहा है। और इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता होगा? बिल्कुल। ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिक फैक्ट नहीं है,
इस जियोइड आकार की वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी हर जगह एक जैसी नहीं है। आप ध्रुवों पर भूमध्य रेखा के मुकाबले थोड़े ज्यादा भारी होंगे क्योंकि आप केंद्र के ज्यादा करीब हैं। अच्छा, और आज की दुनिया में इसका सबसे बड़ा असर जीपीएस पर पड़ता है। हमारे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की परिक्रमा करते समय इस इर्रेगुलर शेप और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी का लगातार हिसाब रखना पड़ता है। अगर वो ऐसा न करें तो आपका गूगल मैप्स आपको कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर दूर दिखाएगा। वाह, तो अगली बार जब मैं कैब बुक करूंगा तो पृथ्वी के जियोइड शेप को जरूर याद करूंगा। अच्छा, तो जब पृथ्वी का आकार ही इतना अजीब है तो फिर उसे कागज के एक सपाट टुकड़े पर बनाना तो और भी बड़ी चुनौती होगी। यहीं पर ग्लोब और मानचित्र की बात आती है। और ये कार्टोग्राफी यानी नक्शा बनाने की कला की सबसे बड़ी और सदियों पुरानी समस्या है। इसे ऑरेंज पील प्रॉब्लम भी कहते हैं। आप एक संतरे के छिलके को बिना फाड़े या खींचे एक मेज पर सपाट नहीं रख सकते। ये नामुमकिन है। हाँ, तो इसका मतलब है कि दुनिया का हर नक्शा जो हम देखते हैं वो किसी न किसी तरह से गलत है। एक शब्द में कहूँ तो हाँ, हर 2D नक्शा एक तरह का स्ट्रेटेजिक लाए है। सटीकता के मामले में ग्लोब हमेशा बेहतर रहेगा क्योंकि वो पृथ्वी के 3D आकार की नकल करता है। उस पर देशों का आकार, उनकी दूरियां, सब कुछ सही अनुपात में होते हैं। लेकिन उसे जेब में तो नहीं रख सकते। बिल्कुल, ग्लोब की अपनी दिक्कतें हैं। आप उसे अपनी जेब में नहीं रख सकते और ना ही उस पर अपने शहर की गलियों का पता लगा सकते हैं। जबकि मानचित्र के साथ ये सब आसान है। वो पोर्टेबल है, कन्वीनियंट है। ये तो वही बात हुई जैसे हमारे फोन में एक हाई रेजोल्यूशन फोटो और एक सिंपल से आइकन के बीच का फर्क। आइकन पूरी डिटेल नहीं देता पर काम जल्दी करता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये सटीकता और सुविधा के बीच का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। नक्शा बनाने वाले को ये तय करना पड़ता है कि वो किस चीज को सही दिखाना चाहता है और किस चीज की कुर्बानी दे सकता है। जैसे मर्केटा प्रोजेक्शन वाला नक्शा जो हम स्कूलों में सबसे ज्यादा देखते हैं, वो दिशाओं को बिल्कुल सही दिखाता है, जो जहाज चलाने वालों के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इसकी कीमत ये है कि वो ध्रुवों के पास के देशों के आकार को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। हाँ, मैंने भी देखा है। उस नक्शे में ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा दिखता है, जबकि असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। एग्जैक्टली। और इस डिस्टॉर्शन का मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक असर भी पड़ा है। इसने दशकों तक लोगों के मन में यूरोप और उत्तरी अमेरिका को दुनिया के केंद्र में और ज्यादा महत्वपूर्ण होने का एक बायस पैदा किया। तो एक नक्शा सिर्फ ज्योग्राफी नहीं दिखाता, वो दुनिया को देखने का एक नजरिया भी बनाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर हर नक्शा किसी न किसी तरह से डिस्टॉर्टेड है, तो फिर उसे भरोसे के लायक कैसे बनाया जाता है? सोर्स कहता है कि मानचित्र के 3 मुख्य घटक हैं: दिशा, दूरी और संकेत। हाँ, और इन तीनों को आप मानचित्र की भाषा कह सकते हैं। ये उस भाषा की ग्रामर है। अगर डिस्टॉर्शन होना तय है तो कम से कम हम उस डिस्टॉर्शन को समझने और उसे नेविगेट करने के लिए कुछ नियम तो बना ही सकते हैं। जैसे दिशा यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो सबसे बेसिक है। बिल्कुल। फिर आती है दूरी, जिसे स्केल से दिखाया जाता है। नक्शे के कोने में लिखा होता है ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ये आपको बताता है कि नक्शे पर दिख रही चीजें असल दुनिया में कितनी दूर है। और फिर आते हैं संकेत या सिम्बल्स। नदी के लिए नीली लाइन, रेलवे ट्रैक का चिन्ह, मंदिर या चर्च का आइकॉन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भाषा काफी हद तक यूनिवर्सल है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ये भाषा सीख लें तो आप दुनिया के किसी भी कोने का नक्शा पढ़ सकते हैं, भले ही आपको वहाँ की लोकल भाषा का एक शब्द भी ना आता हो। ये संकेत, ये स्केल का कॉन्सेप्ट, ये दिशाएं, ये सब मिलकर हमें एक जगह पर बिना गए उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की शक्ति देते हैं। सही बात है। ये सिर्फ रास्ता बताने का टूल नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का एक बहुत पावरफुल मीडियम है। सही है। अब नक्शे की इस भाषा से आगे बढ़कर पृथ्वी की सबसे बड़ी संरचनाओं पर आते हैं: महाद्वीप और महासागर। सोर्स के मुताबिक जमीन के बड़े टुकड़ों को महाद्वीप कहते हैं, जो 7 हैं, और पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं, जो 5 हैं। ये आंकड़े हम सब ने पढ़े हैं, पर इस 71-29 के बंटवारे का असली मतलब क्या है? आंकड़ा नहीं है, ये हमारे ग्रह का ग्लोबल एयर कंडीशनिंग और वाटर सप्लाई सिस्टम है। ये जो 71% पानी है, ये एक विशालकाय हीट इंजन की तरह काम करता है। हीट इंजन, वो कैसे? देखिए, महासागर सूरज की गर्मी को सोखते हैं और फिर समुद्री धाराओं यानी करंट्स के जरिए उसे पूरी दुनिया में बांटते हैं।
इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। ये एक गर्म पानी की धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से गर्मी लेकर उत्तरी अटलांटिक की ओर जाती है। यही वजह है कि लंदन या पेरिस जैसे शहर जो लैटिट्यूड के हिसाब से काफी उत्तर में है, वहां का मौसम कनाडा के कई हिस्सों से कई ज्यादा हल्का और गर्म रहता है। अच्छा। अगर ये समुद्री कन्वेयर बेल्ट न होता तो यूरोप का एक बड़ा हिस्सा साइबेरिया की तरफ बर्फीला होता। तो ये 71% पानी सिर्फ एक पैसिव फीचर नहीं है, ये एक्टिवली दुनिया भर की सभ्यताओं को शेप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि महाद्वीपों की लोकेशन और महासागरों के बहाव ने ही मानव इतिहास की दिशा तय की है। बिल्कुल, इन महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति ने ही तय किया कि शुरुआती इंसान कहां से कहां तक प्रवास करेंगे, व्यापार के रास्ते कौन से होंगे। जैसे जमीन पर सिल्क रोड बना तो समुद्र में स्पाइस रूट। इसी ज्योग्राफी ने तय किया कि कौन सी सभ्यताएं एक दूसरे से मिलेंगी और कौन सी हजारों साल तक अलग थलग रहेंगी। जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया से कटे रहे। प्रशांत महासागर का विशाल आकार ही हमें ये याद दिलाने के लिए काफी है कि हम जिसे पृथ्वी कहते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा असल में जल है। हम एक जलीय ग्रह के जमीनी द्वीपों पर रहने वाले जीव हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो आज की बातचीत को अगर मैं समेटूं तो हमने कक्षा 6 की किताब से शुरुआत की और देखा कि कैसे हर सरल तथ्य के पीछे एक जटिल और आकर्षक सिस्टम काम कर रहा है। सौरमंडल में पृथ्वी की गोल्डीलॉक्स पोजीशन, इसका अनोखा जियोइड आकार जो जीपीएस को चलाता है, ग्लोब और नक्शों के बीच सटीकता और सुविधा का ट्रेड ऑफ, और महाद्वीपों महासागरों का बंटवारा जिसने हमारे इतिहास को गढ़ा है। ये सब मिलकर हमें हमारे ग्रह को देखने का एक ज्यादा गहरा और कनेक्टेड नजरिया देते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये कहानी के हिस्से हैं। बिल्कुल, ये वो पहली कहानी है जो हमें हमारे अपने घर के बारे में पता चलती है। और यही मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज हमने इन सभी चीजों, पृथ्वी का घूमना, उसका आकार, महासागर, महाद्वीप को अलग अलग समझा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब एक ही विशाल इंटरकनेक्टेड मशीन के पुर्जे हैं। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। हमने बात की कि पृथ्वी का घूमना यानी रोटेशन उसके जियोइड आकार का कारण है। हमने ये भी बात की कि महासागरों की धाराएं दुनिया भर में गर्मी फैलाती हैं, लेकिन असल में पृथ्वी का घूमना ही उन धाराओं की दिशा को भी कंट्रोल करता है, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। वही रोटेशन दिन और रात बनाता है जो जीवन के सबसे बुनियादी रिदम को तय करता है। उसी रोटेशन की धुरी का झुकाव यानी टिल्ट मौसम बनाता है। तो एक ही फंडामेंटल एक्शन, घूमना, ग्रह के आकार से लेकर हमारे मौसम और हमारे दिन के 24 घंटों तक सब कुछ तय कर रहा है। ये सरल सा पार्ट हमें असल में एक बहुत गहरे और एलिगेंट सिस्टम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि इस सिस्टम के और कौन से कनेक्शंस हैं जो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं।